कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है बिलो एजुकेशन के इस मास्टर चैनल पर, जहां हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 30 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। जो आप लोग के बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे इस क्लासेस में, और 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ होने वाला है। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। 30 शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, जहां पर हम लोग पूरे चैप्टर का मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर का क्या करने वाले हैं? मिक्स्ड क्वेश्चंस। बहुत अच्छा, हमको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज का बोलिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस सर, है ना। चल स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने बहुत बखूबी से ये सारा चीज काम में किया होगा, है ना। चल, ध्यान रखना, ये हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं हिस्ट्री का। अच्छा, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज यार लाइक कर देना। प्लीज लाइक कर देना, अच्छे से सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और आप जानते ही हो क्या करना है, आगे है ना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 30 करने वाले हैं। उससे पहले हम अपना नोट्स, अपना ऐप के बारे में बता दें कि ऐप जो है डाउट प्रोग्राम उसमें आता है। आप डाउट पूछ सकते हैं, बोर्ड अपडेट्स हैं, फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं, फ्री लाइब्रेरी होती है, एक्साइटिंग प्रिंट गिफ्ट्स, न्यू बैचेस एंड वेरी मोर। ये सारा चीज क्या है सर? फ्री है। फ्री है फॉर बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, आइए। अच्छा, नोट्स इसका कहाँ मिलेगा? नोट्स इसका सर आप कोई स्पेशल नोट्स करके यहाँ पर एक सेक्शन बनाओ। क्या बनाओगे? सेक्शन बना। ठीक है, स्पेशल नोट्स। ठीक है, स्पेशल क्लासेस या फिर 10th का जो भी लिखा होगा यहाँ पर स्पेशल टाइप कुछ लिखा होगा। ठीक है, वहां पर आप लोग वहां से ज्वाइन करके आप लोग सारा कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन क्या करना है, वहीं से आपको नोट्स मिल जाएगा। अच्छा, नोट्स और कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, और आज से हम आप लोग को टेलीग्राम पर भी नोट्स, मतलब क्लास नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा देंगे। थोड़ा सा आप लोग के लिए फ्री करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अपना जो भी ये बैचेस के बारे में, ये सारा चीज आप लोग जानते हैं। ठीक है, यही है अपना क्या बोलते हैं, डाउट प्रोग्राम। और क्या, यही है डाउट प्रोग्राम। डाउट प्रोग्राम से आप लोग को जाने के बाद सारा कुछ है, डिस्कसेस होती है, यहाँ पर डिस्कशंस होती है। ये सारा बैचेस का, सॉरी, ऐप का अपना फीचर्स है, देख लेना। चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ वर्ल्ड मार्केट? यस सर, है ना। व्हाट इज अ वर्ल्ड मार्केट, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज अ वर्ल्ड मार्केट, बहुत अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग है। समझदारी से लेने वाला आंसर है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज अ वर्ल्ड मार्केट? A global market where goods and products from all nations of the world are accessible to ordinary consumers। मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहां से पूरे नेशन से, मतलब विदेश, फॉरेन से, कहीं से भी, कोई भी नेशन हो, कोई भी है ना, क्या बोलते, कंट्री हो, सब जगह से वहां पर अगर गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और वो हर कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, ऑर्डिनरी कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, तो वैसा मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ल्ड मार्केट। तो लिख सकते हैं, अ ग्लोबल मार्केट वेयर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर असेसिबल टू ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स इज कॉल्ड वर्ल्ड मार्केट। ओके, क्लियर? कि एक ऐसा मार्केट जहां पर सभी नेशन का गुड्स और प्रोडक्ट्स रखा जाए, और वहां पर हर ऑर्डिनरी कस्टमर को, हर आम जनता को, आम कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को वहां से आप लोग को एक्सेसिबल हो, है ना। वैसा मार्केट को क्या कहेंगे? वर्ल्ड मार्केट। कि कोई भी देश का हो, वहां से आप लोग ले सकते हो। समझ में आया मेरी बात? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपका, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाई वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड इन 1922? मतलब कि 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड क्यों किया गया था? आपको पता है, महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसको हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। 1922 में उसे स्थगित कर दिया था, या फिर सस्पेंडेड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि ये एक नॉन वायलेंट हो, यानी कि अहिंसा की बात करते थे वो। लेकिन यहाँ पर एक वायलेंट हो जाती है, जहाँ पर कुछ आदमी लोग पुलिस स्टेशन में फायर कर देते हैं, जिसे हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। यूपी चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं, और यूपी में है। और ये 22 पुलिस कर्मियों को
मार दिया जाता है, जिसके कारण से ये वायलेंट हो जाता है और ये एक मूवमेंट को महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ता है 1922 में। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके एग्जाम के लिए। डायरेक्ट यहीं से आ सकता है क्वेश्चन, हो सकता है यही डायरेक्ट बन जाए, हो सकता है यही क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। ओके, चल चलते हैं आगे, बात करते हैं अपना नया ठीक है, वेट वेट, नेक्स्ट है अपना है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, है ना। उद्योग को लाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर है क्या? प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, क्या है सर? इट इज अ प्रोसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स, वेयर क्या, कहाँ, एक प्रोसेस है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स होती है फ्रॉम ह्यूमन हैंड लेबर टू लार्ज स्केल मशीन प्रोडक्शन इन सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज। एक ऐसा प्रोसेस हुआ था जहां पर पहले ह्यूमन हैंड काम करते थे, लेबर काम करते थे, लेकिन लार्ज स्केल पर मशीन लाने से हम लोग के इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसके कारण से बहुत सारे लेबर हमारे क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे इस फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से। उनका बहुत सारा जिंदगी इंडस्ट्रियलाइजेशन से चलता था, लेकिन लार्ज स्केल मशीन प्रोडक्शन होने के कारण हैंड लेबर रुक गया और मजदूरों को बेरोजगारी हाथ लगी। ठीक है, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, व्हाट वाज द तीन खटिया सिस्टम इन चंपारण। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं कहूंगा कि इसको याद कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है सब, बहुत ही चुन चुन के यार मैंने लाया है यार आप लोग के लिए, बहुत बेहतरीन सवाल, है ना। डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन सर आपका बच जाएगा यहाँ से। व्हाट वाज द तीन कटिया सिस्टम इन चंपारण, तीन कटिया सिस्टम है क्या चंपारण? बहुत बढ़िया सवाल है। ये एक सिस्टम था, एक ऑपरेसिव सिस्टम बिहार में लाया गया, ठीक है। अच्छा, were famous where farmers were forced by British planters to cultivate indigo on 3 by 20th of their agricultural land। मतलब कि जो बिहार में कैसा था ना कि फार्मर को जो भी अपना एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड उसमें इंडिगो, वो इंडिगो है ना, लगाना था, और उसका जो भी कल्टीवेट होता था यानी कि उसको काटना छाटना के 3/20 ब्रिटिश को देना है, 3/20 ब्रिटिश को देना है। समझ में आया? कि वो लगान, लगान मूवी आपने देखा होगा, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह था सिस्टम कि आपको फसल काट के टैक्स के रूप में ब्रिटिश को देना। सेम यहीं पर तीन खटिया सिस्टम भी यही कहता है कि 3/20 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल लैंड का 3/20 हमको चाहिए इंडिगो का। ठीक है, ब्रिटिश ने साफ बिहार से किया था। वो नहीं जानता थे कि अगर आपका खेती, आपका पानी पड़ रहा है, खेती हो रहा है या ना हो रहा है, ब्रिटिश ये नहीं जानते थे। वो जानते थे सिर्फ लेना, कैसे लोगे वो उनको नहीं पता। तो जिनके कारण से बहुत सारा मतलब स्थिति खराब हो गया, और फिर अपना महात्मा गांधी को बुलाना पड़ा चंपारण में। ठीक है, तो फिर चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। व्हाट इज नेशनलिज्म, अब आता है नेशनलिज्म आखिर है क्या। ये चैप्टर नंबर 1 का है ना, नेशनलिज्म इन नेशनलिज्म इन द फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चरल आइडेंटिटी टुवर्ड्स वन नेशन। आई होप यू नो दिस इन definition, this is very easy question, है ना। व्हाट इज नेशनलिज्म, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। तो नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव, है ना, ये एक प्यार की भावना है सब, किसके प्रति? अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्यार है उसकी भावना को कदर करना नेशनलिज्म कहलाता है। अगर हम लोग मान लो अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ सर? प्रोटेस्ट हुआ, जिसने आप लोग देखा, वो जो प्रोटेस्ट था, अगर हम लोग सब मिल के अपने कंट्री के साथ में नहीं रहते तो हो सकता है वो नहीं होता। तो ये चीज क्या है? ये चीज नेशनलिज्म है ना, अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति जो प्यार है वही हम लोग का नेशनलिज्म कहलाता है। आई होप यू नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वे टू मेजर कॉजेज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, agricultural overproduction leading to severe prices crisis and a sharp decline in a global consumer purchasing power या डिमांड। मतलब एग्रीकल्चरल जो ओवर प्रोड्यूस होती थी, जो एक प्राइस क्रैश बन गई हमारे देश में, है ना, एंड अ शार्प डिक्लाइन इन अ ग्लोबल कंज्यूमर परचेजिंग पावर और डिमांड।
मतलब बहुत सारा उसमें क्या होता ना, प्रोडक्शन ही ओवर हो गया था, जिसके कारण से इकोनॉमिक डिप्रेशन हो, आर्थिक तंगी आ गई थी हमारे पूरे वर्ल्ड। इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 वर्ल्ड में आई थी, जिसके कारण से इसे क्या कहते हैं, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। टू मेजर काजेस लिखना था ना, है ना। एक तो देखो यहाँ पर ये लिखा कि लीडिंग टू सेवर प्राइस क्राइसिस एंड अ शार्प डिक्लाइन इन ग्लोबल कंज्यूमर परचेजिंग पावर या डिमांड। तो एक बहुत सारा डिक्लाइन आ गया था, बहुत तेजी डिक्लाइन आया ग्लोबल, कि प्रोडक्शन तो इतनी सारी है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा। तो ये क्या हुआ, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, 1929। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वाई वाज गोलघर कंस्ट्रक्टेड इन पटना इन 1786? देखो इसमें दो तीन क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। गोलघर कब बना? 1786 में। ये आप लोग को याद रख, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर है? तो पटना में, सबको पता है। वो गोलघर बनाया ही क्यों गया था? अब है ना, ग्रेनरी को स्टोर करने, फूड ग्रेन्स को इमरजेंसी रिलीफ के लिए, फॉलोइंग सेवर फैमिलीज, है ना। कि एक मासिव ग्रेनरी जो था उसको एक फूड रखना था, सिंपल सा, है ना, जो भी मास में कलेक्ट हुआ था अपना फूड ग्रेन्स, एक इमरजेंसी रिलीफ के लिए। तो उसने गोलघर बनाया गया। गोलघर में, है ना, गोलघर बनाया गया ऐसे करके, है ना, गोलघर बनाया गया। वहां पर क्या हुआ, घर गोल है, तो यानी कि वहां पर एक गोदाम कह सकते हो, है ना, गोडाउन कह सकते हैं, है ना, गोडाउन। मासिव फूड ग्रेन्स वहां पर रखे जाते थे, स्टोर करे जाते थे इमरजेंसी के लिए। ओके। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? है ना, लो एवं रक्त की नीति है क्या? तो इसे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा, ऑटो वन बिस्मार्क। ये आप लोग को याद रखना है। इट वाज अ पॉलिसी ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी, एक पॉलिसी है जो जर्मनी मिलिट्री पावर को यूनिफाई करती है। और एक पार्लियामेंट्री स्पीचेस एंड पार्लियामेंट्री एंड स्टैटिस्टिक वारफेयर रेदर देन द स्पीचेस, पार्लियामेंट्री वोट्स, यानी कि एक स्टैटिस्टिक वारफेयर, यानी कि, है ना, स्पीचेस पार्लियामेंट्री वोट्स नहीं, एक वारफेयर मतलब कि लड़ाई में कैसे जीती जाती है, ये ब्लड एंड आयरन को नीति को अपना के, खून एवं रक्त एवं लोह की नीति, लोह एवं रक्त की नीति भी इसे कह सकते हैं। व्हाट इज नपाम एंड एजेंट ऑरेंज? नपाम एंड एजेंट ऑरेंज क्या है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन है, और ये क्वेश्चन अधिकतर आता है ना। नपाम क्या है? नपाम एक स्टिकी ऑर्गेनिक फायर बॉम्ब जेली है, फायर बॉम्ब जेली है। और एजेंट ऑरेंज क्या है? एक डेडली केमिकल हर्बिसाइड है, जो यूएस फोर्सेस द्वारा यूज किया जाता था टू स्ट्रिप फॉरेस्ट पोलाइज ड्यूरिंग द वियतनाम वार। वियतनाम वार में यूएस फोर्सेस द्वारा एजेंट ऑरेंज को यूज किया जाता था। इससे क्या होता था कि बहुत जल्दी लोग मर जाते थे, है ना। नापाक एक मतलब ये था, क्या बोलते हैं, जहर टाइप ना, डेडली केमिकल हर्बिसाइड, आप समझ सकते हैं ना, डेडली एकदम डायरेक्ट मौत, है ना। नापाम वाज अ स्टिकी ऑर्गेनिक फायर बॉम्ब जेली। ठीक है, क्या था नापाम? एक स्टिकी ऑर्गेनिक फायर बॉम्ब जेली था, जो कहीं भी चिपक जाता था तो उसके बाद ब्लास्ट तो होना ही होना है। ठीक है, फायर बॉम्ब जेली। ओके, नेक्स्ट चलें। यस, व्हाट वाज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में, उसे, अच्छा उसमें क्या हुआ था ना, ठीक है, सॉरी। A restrictive law passed by Lord Lytton, allowing the British government to confiscate the printing assets of Indian language newspaper that criticize। ओ अच्छा, ठीक है, समझ में आया। कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, कि इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स में, इंडियन न्यूज़पेपर्स में वही छपेगा जो कॉलोनियल चाहते थे, यानी कि जो अपना ब्रिटिश चाहते थे। लॉर्ड लाइटन के जो द्वारा जो भी मतलब लाया गया था ये कानून, कि ब्रिटिश द्वारा ही बताया जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस में कब छपे, क्या छपे, है ना, क्या प्रिंट होगा। आप ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जा सकते, आप मास आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत आया कि न्यूज़पेपर में ही, भारतीय अखबार में यही छपेगा जो ब्रिटिश कहेंगे। समझ में आया मेरे पास? तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ठीक है, चलो। Why did Lenin introduce the new economic policy in 1921? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन, मतलब ठीक है। जितने सवाल लाए हैं अगर इतने कर जाते हो यार, बहुत बहुत बढ़िया है ना। अगर अपने से सब क्वेश्चन बना रहे हो कि हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि मुझे आ रहा है, मुझे याद है, ये चीजें ऐसे होती है, हम इसको लिख सकते हैं, तो यार बहुत ही शानदार की बात, बहुत शानदार बात।
है ना? टू रीबिल्ड रसिया's पोस्ट वार इकोनॉमी बाय allowing limited private trade, small enterprises and foreign capital while keeping heavy industries state control। मतलब एक रसिया का पोस्ट वार जो हुआ था, मतलब एक वार के बाद तो एक इकोनॉमी लाया गया बाय अलाउइंग लिमिटेड प्राइवेट ट्रेड को लिमिटेड कर दिया गया, स्मॉल इंटरप्राइजेस को लिमिटेड कर दिया गया, फॉरेन कैपिटल को लिमिटेड कर दिया गया, वाइल कीपिंग हैवी इंडस्ट्रीज स्टेट कंट्रोल, जिसके कारण से एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे 1921 में लेनिन भाई साहब को लानी पड़ी। ओके, रसिया का इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का है, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म का, है ना? चलिए, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी? अच्छा सवाल है, ठीक ठाक है कि विलेज और सिटी में क्या इकोनॉमिक डिफरेंसेस होती है। विलेज एग्रीकल्चरल पर डिपेंडेंट होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर है ना, होता है, वेयर सिटी जो होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, ट्रेड पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, सर्विसेज पर डिपेंड करता है कि कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, ये सारे सिटी में बातें होती है। लेकिन विलेज सर पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर डिपेंड होता है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिफरेंस है। ठीक है, आइए, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944? 1944 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हो सकता है एक दो बार ही पूछा है, ज्यादा पूछा भी नहीं है, तो हो सकता है इस बार पूछ सके, है ना? टू establish global economic stability and post-war financial reconstruction which led to the creation of the IMF and the World बैंक। ओके, तो एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को लाने की बात कही जाती है। इसमें पोस्ट वार, जो वार के बाद फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है, फाइनेंशियल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड का, और एक बनाया जाता है क्या, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ताकि बहुत सारा इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिले, और फाइनेंशियल का मतलब जो भी अपना देश में अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है उसे एक बढ़िया सा इकोनॉमिक फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। ये सारा चीजें इनसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, व्हाट वाज द यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम था जो इसको फोर्स बाउंड्री लेवल को लिए जाया जाता था फ्रेंच इंडो चाइना से। ठीक है, वेयर वर्कर्स हैड नो लीगल राइट्स, जहां पर उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, while employers enjoyed absolute authority। पर जहाँ पर एम्प्लॉयज थे, लेबरर्स नहीं, एम्प्लॉयज जो थे वो उनके पास बहुत सारा अथॉरिटी था एंजॉय करने के लिए, है ना? लेकिन कुछ लोग थे, वर्कर्स थे, जिनके पास कोई लीगल राइट्स था ही नहीं। सिस्टम था जहाँ पर फोर्स करके लेबर को ले जाया जाता था, फ्रेंच इंडो चाइना, है ना, where workers had no legal rights। Okay, समझ में आया? What was the ghetto in European context? What is the ghetto? ये बहुत ही क्या बोलते हैं, है ना? अच्छा सवाल, मिक्स्ड, ठीक है, ठाक। ओरिजिनली यूज फॉर वर्ल्ड जेविस पार्टर्स इन मिडिवल, इस पे याद कर लेना, है ना? क्या करना, याद कर लेना, याद करके ही साथ। इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिनली यूज्ड किसके लिए यूज किया जाता था? जेविस क्वार्टर्स के लिए, मिडिवल यूरोपियन सिटीज। ठीक है, इट नाउ रिफर्स टू एन अर्बन एरिया डेंसली इनहेबिटेड बाय स्पेसिफिक एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी। और ये आज की जनरेशन में एरिया डेंसली जहाँ रहती है उसे हम लोग इनहेबिटेड बाय स्पेसिफिक इन एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज को कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इसको कर लें, बस। इस पर मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँ। ठीक, व्हाई वाज द रोलेट एक्ट कॉल्ड अ ब्लैक लॉ, है ना? ये अच्छा, ठीक, बेहतरीन। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रोलेट एक्ट जहां पर सभी को, है ना, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिसके कारण से इसे ब्लैक लॉ कहना पड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा आप लोग जानते हैं कि मतलब किसी को भी गिरफ्तार कर ले, आप मास मूवमेंट में कुछ नहीं कर सकते, 5 लोग खड़ा नहीं कर सकते, उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसे कोई अपील नहीं, लीगल डिफेंस हो सकता है, उम्र कैद, है ना? ये सारा कहानी रोलेट एक्ट में हुआ। ठीक, व्हाट वाज ब्लडी संडे? ब्लडी संडे क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है आपको के लिए। ब्लडी संडे था क्या? 30 क्वेश्चन नहीं हुए ना अभी, ये तो काफी बचे हुए। ब्लडी संडे क्या था?
खूनी रविवार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार। 9 जनवरी 1905 को क्या हुआ था ना, कि जारिस के लोगों के ऊपर फायर कर दिया गया था। क्यों? सेंट पीटर्स के सामने। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि वो लोग मार्च कर रहे थे, जार लोग मार्च कर रहे थे, और जर्मनी के हाँ, उसको पीसफुल, अच्छा अच्छा सॉरी, जार के लोगों ने फायर कर दिया किसके ऊपर? रशियन वर्कर्स। क्योंकि वो मार्च कर रहे थे संत पीटर्सबर्ग में, और हजारों लोग, जैसे हमारा जलियांवाला बाग का हत्याकांड था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वही सेम है यहाँ पर कि संत पीटर्सबर्ग के सामने हजारों लोगों को मार दिया गया, रशियन वर्कर्स को। क्योंकि वहां पर वो नारा लगा रहे थे, ब्रेड एंड गिव मी ब्रेड। क्या लगा रहे थे? गिव मी ब्रेड। ये नारा लगाने के कारण वहां पर जार के लोग आए, यानी कि जर्मनी के लोग आए, और उन्हें फायर कर दिया, अंधाधुंध फायर की रशियन वर्कर्स पर। और वही जलियांवाला बाग का हत्याकांड बन गया, सेम उसी, है ना। पहले ब्लडी संडे हुआ, उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, ठीक है। हाउ डिड द सलम सिस्टम ऑरिजिनेट? सलम सिस्टम को कैसे लाया गया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो रही थी, औद्योगिकरण जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से बढ़ने के कारण वहां रूरल लेबरर्स को क्या हुआ? सिटीज मूव करना पड़ा, है ना। हाँ, so sorry, rapid industrialization brought poor rural rebels to cities where a lack of housing forced them to live in overcrowded and unhygienic conditions है फैक्टर। फैक्ट्रीज के कोई हाइजीन नहीं था, ओवर क्राउडेड होने लगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, हो सकता है आदमी लोग को लाया गया सिटीज, सिटीज में जो गरीब लोग थे, जिनकी जरूरत थी काम की, तो वो लोग को लाया गया। वहां पर हाउसेस की कमी थी, फोर्स का और उन्हें मजबूरी थी, ठीक ना, मजबूरी थी कि ओवर क्राउडेड में ही रहना है, झोपड़पट्टी में रहना है, जिसके कारण से स्लम सिस्टम फैक्ट्रीज के चारों तरफ मिलता। स्लम सिस्टम यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ काउंट केवर इन इटालियन यूनिफिकेशन? काउंट केवर का जो क्या रोल था इटालियन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन में क्या रोल? बहुत ही, एक है ना, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन आने वाला सवाल जो आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, आइए पढ़ते हैं। वैसे इसका कितना ही एक्सप्लेनेशन मैं नेशनलिज्म इन यूरोप में दे चुका हूँ, शॉर्ट करवाया, लॉन्ग करवाया, फिर से ये सेशन ले रहा हूँ। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, प्राइम मिनिस्टर जो काउंट केवर कहाँ का प्राइम मिनिस्टर का, जो केवल मॉडर्नाइज हुआ अपने स्टेट में, और एक क्लेवर डिप्लोमेसी को लाने के लिए इटालियन को यूनिफाई किया, ऑस्ट्रिया को हराया और यूनाइट किया नॉर्दर्न सेंट्रल इटली को, जिसके कारण से वहां पर इटली ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुई। ठीक है ना। फ्रांस से मिलके ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है, और एक यूनाइट किया इटली को। ठीक है, ये था, बहुत अच्छा रोल था। क्या रोल था यार काउंट टेबल का, देख लो। हु वेयर गिरमिटिया लेबरर्स? गिरमिटिया लेबरर्स किसे कहा जाता है? एक ऐसा लेबरर जिन्हें अंडर फिक्स्ड लीगल एग्रीमेंट्स, कुछ लीगल एग्रीमेंट्स के तहत उनको रखा गया था, उनको रखा गया था फ्रॉम रीजन्स लाइक बिहार एंड ईस्टर्न यूपी टू वर्क ऑन फॉरेन सुगर केन प्लांटेशन। है ना, विदेश के शुगर केन प्लांटेशन के लिए बिहार और यूपी से लाया गया कुछ वर्कर्स को, कुछ लीगल एग्रीमेंट्स के तहत उनको काम कराया जाता था, जिसे हम लोग किरमिटिया लेबरर्स कहते हैं। जैसे लीगल एग्रीमेंट, जैसे कि आपको रात भर काम करना है, 24 घंटा काम करना, हो सकता है 20 घंटा काम करना है, ऐसा कुछ, और मंथली मतलब डे का कम मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द मिडिल क्लास इन अर्बन ग्रोथ? मिडिल क्लास का क्या रोल था अर्बन ग्रोथ पे? तो ये एक अच्छा सवाल है ना। रोल था कि कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब कौन थे? मिडिल क्लास थे, जो मैनेज करते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो अर्बन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे, हमारे जो भी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलपमेंट में मदद करेंगे, तो अर्बन ग्रोथ में सहायता होगी, है ना। व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1871? 1871 में जो भी ट्रीटी हुई थी फ्रैंकफर्ट के अंदर, वो बताओ। क्या बता कि ये क्या खत्म कर दिया था? फ्रांस और प्रूसियन वार को खत्म किया। फिर लीडिंग, क्या लिखा हुआ है? लीडिंग ऑफ यूनाइटेड
जर्मन एम्पायर। और जर्मन एम्पायर को यूनिफाई करने के लिए ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन यहाँ पर साइन हुई। ठीक है, दो बार दो चीज हुई थी, तो दोनों चीज आपको मैंने बता। व्हाट इज मीन्ड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में क्या मतलब है, आइए चलते हैं बात करते हैं इसके बारे में, है ना। तो है ना, रैपिड कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल, जैसे मैंने बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था कि हाथ वाला चीजें कम हो गई थी ना। इंडियन इंडिया हैंडीक्राफ्ट को कोलैप्स हो गया। हैंडलूम इंडस्ट्रीज थोड़े थोड़े बंद होने लगी, ब्रिटिश कॉलोनियल प्रोसेस एंड इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स, जिसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में लाना पड़ा, है ना। हाथ वाला काम जो था इंडिया में वो बंद हो जा रहा था ब्रिटिश के मशीन मशीन के, है ना, जिसके कारण से हमको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में ला। व्हाट इज द टर्म इंडो चाइना मीन? टर्म इंडो चाइना क्या रिफर्स करता है? साउथ ईस्ट एशिया पेनिनसुला, जिसमें हम लोग वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के बारे में जानते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज कल्चर इन द नॉर्थ एंड इंडियन कल्चर इन द साउथ वेस्ट। मतलब नॉर्थ, उनके नॉर्थ में जो है चाइनीज कल्चर को फॉलो किया जाता है, और साउथ में हम लोग, साउथ और वेस्ट में क्या फॉलो कल्चर किया जाता है? इंडियन कल्चर को। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडो चाइना कहते हैं। ठीक है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारा चीज। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? हम लोग 1948 में जो मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लागू करने? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन है। आइए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या था। ठीक है, तो क्या था इसमें कि टू सेट फिक्स्ड मिनिमम वेजेस रेट अक्रॉस इंडस्ट्रीज, प्रोटेस्ट वर्कर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन एंड गारंटी अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक ठाक, है ना। वो इसमें फिक्स था कि मिनिमम वेज आपको दिया ही जाएगा, है ना। मिनिमम वेज आपको दिया ही जाएगा अक्रॉस इंडस्ट्रीज, है ना। अक्रॉस इंडस्ट्रीज और प्रोटेक्ट वर्कर्स, वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन से। जो भी कर्मचारी रहेंगे वहां पर, उनके एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा वर्कर्स को। और एक गारंटी देती थी कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि याद रखने वाली चीज इसमें यही है कि एक मिनिमम वेजेस फिक्स था अक्रॉस इंडस्ट्रीज में, और उसमें क्या क्या कहता था कि प्रोटेक्ट करेंगे अपने वर्कर्स को एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन से, गारंटी देते थे एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दांडी मार्च 1930? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था दांडी मार्च का 1930? ठीक, अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया का बेहतरीन क्वेश्चन है, आते रहता है कि इस क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ था, जो अनफेयर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ था, उसको एक बाय मेकिंग सॉल्ट लॉ फ्रॉम सी वाटर एट दांडी एंड लॉन्च द सीडीएम, है ना, कि हम लोग को जो ब्रिटिश सरकार का जो लॉ था, इस लॉ को ब्रेक करना था गांधी जी के द्वारा। जो सॉल्ट के नमक कानून था, उसे ब्रेक करना था और दांडी में, है ना, इसलिए दांडी मार्च कराया गया था हमारे गांधी जी के द्वारा। और एक लॉन्च करना था सीडीएम मूवमेंट, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें गांधी जी कुछ कुछ लोगों को बुला के एक मूवमेंट, मास मूवमेंट बनाना चाहते थे। ठीक है, आई स्टार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ द होची मिन ट्रेल? होची मिन रास्ता का क्या यूटिलिटी था? तो खासकर उसका यूटिलिटी तो जो था, है ना, लाओस, न्यूट्रल, न्यूट्रल लाओस एंड कंबोडिया से जो भी, एक मिनट, कलर है ना मिक्स हो रहा है, कलर यहाँ पर मिक्स, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्यूट्रल लॉस, क्या कह रहा है, न्यूट्रल लॉस लाओस और कंबोडिया टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स एंड वेपन्स, टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स एंड वेपन्स एंड फूड फ्रॉम द नॉर्थ वियतनाम टू वियत कॉन्ग फोर्सेस इन साउथ। कि साउथ फोर्सेस को जो भी चीजें जरूरत होती थी, फोर्सेस को जो भी चीजें जरूरत होती थी, वो इसी रास्ते, होची मिन रास्ते से ले जाया जाता था, चाहे वो ट्रूप्स हो, है ना, वेपन्स हो, फूड हो, जो भी हमारे नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम जाना रहता था, वो यही रास्ते से जाता था। ठीक है, हाउ डिड द इंडियन प्रेस कंट्रीब्यूट टू द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट? तो इंडियन प्रेस कंट्रीब्यूट कैसे करता है अपना नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को, ये भी ध्यान से सुनना कि ये प्रेस क्या करता था, वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन को, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन को क्या करता था,
ब्रिटिश एक्सप्लोइटेशन को वो करता था, एक्सपोज करता था, पीपल को यूनाइट करता था, है ना, अक्रॉस रीजन्स एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक सपोर्ट फॉर मास मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन एंड सीडी सिविल डिसोबीडियंस, है ना, कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो भी एक्सप्लोइटेशन होती थी उसे एक्सपोज करना, पीपल को यूनाइट करना हमारे रीजन्स में, है ना, अक्रॉस आवर रीजन्स एंड पब्लिक सपोर्ट को इकट्ठा करना मास मूवमेंट्स के लिए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स को प्रेस बहुत बड़ा रोल निभाती थी कि ब्रिटिश को कैसे हटाया जाए, ये सारा कुछ फिर इसमें आने लगा था, जिसके कारण से फिर अपना रोलेट एक्ट आया था ना। व्हाट वाज द प्रोलिटेरिएट क्लास? प्रोलिटेरिएट क्लास जो है, ये एक अच्छा सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। तो प्रोलिटेरिएट जो क्लास है वो कौन सा क्लासेस होती है, उसमें जो कौन कौन आते हैं, ध्यान से सुनना, इंडस्ट्रियल लेबरर्स आते हैं, कौन कौन आते हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस वर्कर्स यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, और पुअर कॉमन सिटीजन, ऐसे लोग आते हैं जिनके पास कोई लेबर मतलब इंडस्ट्रियल लेवल जो उद्योग में काम करते हैं मजदूर हैं, और जो छोटे छोटे फार्मर है, फिर लैंडलेस वर्कर्स दैट मींस आवर, है ना, जिनके पास जमीन नहीं है वैसे वर्कर्स, और जो पुअर कॉमन सिटीजन थे, वो सारे लोग किस में आते थे, प्रोलिटैरिएट क्लास में आते थे। ठीक है, जिन्हें हम लोग सरबराह वर्ग कहते हैं, सरबराह वर्ग कहते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ब्रेस्ट और लिडो? इसको कोई ट्रीटी सिग्निफिकेंस यही था कि एक पीस, मेन इंपॉर्टेंट पीस, बात क्या है, पीस, हमें सोवियत रसिया और जर्मनी में जो वर्ल्ड वार था, उसमें रसिया को विड्रॉल चाहिए था, जिसके कारण से इसे साइन करवाया गया था, और सोवियत रसिया और जर्मनी के बीच एक शांति हो जाए, बस इसीलिए इसको साइन करवाया गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटो, है ना। चलो बढ़िया, अपना नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर से आएंगे कुछ एक सेशन लेके, जहाँ पर हम लोग बहुत बढ़िया सा डिस्कशन करेंगे, क्या क्या डिस्कशन करेंगे वो हम लोग उस क्लास में करे से हैं। ये था हिस्ट्री का टोटल 30 क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आप लोग कोई भी पेपर उठा के देखना, 1 2 3 साल सवाल तो आपको मिल ही जाए। इस तरह के सेशन में क्लास एंड तक मैं बहुत सारा चीजें लाऊंगा, ताकि आपके बोर्ड में एकदम 90% आपका कंफर्म हो जाए, 90 to 95% आपका आ ही जाएगा, किसमें, सोशल साइंस। अगर इसी तरह चलते रहे तो बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, सेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ, इसको ध्यान में रखना और अपने काम को करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।